नमस्कार। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार श्रीधर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया गौरव जी, बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताएं। बस अच्छा चल रहा है यहाँ पे भी। और इंद्रधनुष थिएटर आपका स्वागत करता है। और हमें खुशी है कि हमें आपसे आज संवाद करने का, बातचीत करने का मौका मिला। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आज हम आपसे बहुत कुछ जान सकें, पूछ सकें। और हमारे जो थिएटर ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो लोग भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर उत्सुक हैं, आपके एक्सपीरियंसेस और आपके व्यू पॉइंट्स को जानने में। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मैंने सुना था कि आप भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ से थिएटर की ट्रेनिंग ले रहे थे, और उसके बाद आज आप जी। काफी अ, अच्छे और पसंदीदा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं सिनेमा साइड के। तो ये जर्नी के बारे में कुछ जरा बताइएगा, कैसे ये कन्वर्जन हुआ और आप यहाँ पर आए? सर मैं रंगमंच में जो जुड़ते हैं कलाकार, उसमें दो तरह के कलाकार होते हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल रंगमंच और उसके लिए समर्पित भाव से होते हैं, जो रंगकर्म के लिए ही बने होते हैं। और कुछ एक ऐसे कलाकार होते हैं जो उनका अंदर जो कला का जन्म है वो सिनेमा को देखकर होता है, और वो सिनेमा तक पहुंचने के लिए मार्ग तलाश रहे होते हैं, और उनको एक रास्ता मिलता है, जरिया मिलता है थिएटर से। तो मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और ऐसी फैमिली में आप कला क्षेत्र में अगर आप व्यवसाय बनाना चाहते हैं, उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो माता पिता की तरफ से आपको बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे में रंगमंच आपके लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाता है, जहाँ आप अपने आप को मांझ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप अपनी कला को निखार सकते हैं और आगे चल के इसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो भारतीय नाट्य अकादमी जाने के पीछे हमारा मकसद भी यही था, क्योंकि मुझे आना इंडस्ट्री में था, और सौभाग्य से लखनऊ शहर में मैं था। लखनऊ में शूटिंग बहुत होती रहती है मोस्टली, उस समय तो इतनी ज्यादा नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा हो रही है, पर फिर भी साल में एक फिल्में, दो फिल्में आई जाती थी, कुछ सीरियल्स आ जाते थे। तो वहां पे लोकल कास्टिंग में कलाकारों की जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग भारतीय नाट्य अकादमी और जो वहाँ पे थिएटर ग्रुप है उनसे संपर्क करते थे, जो असिस्टेंट वगैरह हुआ। वो मेरी पहली शूटिंग थी, और बस उसके बाद ये था भाई मुंबई जाना है, प्रयासों में लगे रहे, और वहां से सफर शुरू होता है। फिर एक फिल्म वहां पे शूद्र करके बन रही थी, उसकी भी कास्टिंग लोकल थी, तो मैंने उसका ऑडिशन दिया, क्रैक किया। संजीव जायसवाल जी उसके डायरेक्टर थे, तो वो फिल्म की। उसी समय गैंग्स ऑफ वासीपुर शुरू हो रही थी। गैंग्स ऑफ वासीपुर में बहुत सारे कैरेक्टर थे, तो उसके ऑडिशन लोकल स्तर पे भी हो रहे थे, बनारस में भी, लखनऊ में भी, और मुंबई में तो हो ही रहा था। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ एक छोटे से रोल के लिए। पर वो रोल ऐसा था जो पूरी फिल्म में थ्रू आउट रहता है, दिखता नहीं है, पर चूंकि वो गैंग में होता है नवाज भाई के, तो उसको हमेशा सेट पे मौजूद रहना जरूरी होता है। तो इससे मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर की वजह से मुझे फिल्म इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला। वहां जाने के बाद मैं काफी लोगों से मिला, चाहे कश्यप जी हो, चाहे मुकेश चावला जी हो, चाहे दिग्गज कलाकार हो। तो मेरे जर्नी में लखनऊ से मुंबई तक का सफर जो मैंने तय किया, उसमें गैंग्स ऑफ वासीपुर, शूद्र द राइजिंग की दो फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, और अब आपके सामने। ओके। मुझे लगता है कि ये जर्नी ऐसी है जो कि कई लोगों को प्रेरणा देती है कि चांसेस जब आए तो आपको उसको बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ऑनेस्टी से एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे किसी तरह का भी हो। एज लॉन्ग एज आप उस चांसेस अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको मौके मिलते ही जाते हैं। तो जब आइडेंटिफाई करने की बात है, तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा कोई चांस अपॉर्चुनिटी मिले किसी मैथोलॉजिकल सीरियल में, क्योंकि हमने अब तक आपको मोस्टली क्राइम थ्रिलर्स में देखा है, तो जैसे पास्ट में जय हनुमान बना था, रामायण, महाभारत, जय श्री कृष्ण, और फैमिली एंटरटेनर्स से पसंद किए जाते थे, पर आपको अगर ऐसा कुछ मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहूंगा सर, क्योंकि जो रस है, जैसे कहते हैं कि कलाकार, पहले तो कलाकार जो, चूंकि ये इंद्रधनुष थिएटर ग्रुप के लिए है, तो कलाकार भाई हमें बहुत ज्यादा सुनेंगे, तो वो मेरी बात को समझेंगे भी। कलाकार बेसिकली सबसे ज्यादा एंजॉय किसमें करता है? दो चीजों में। एक होता है कि जब उसको बहुत प्रशंसा मिले, जब उसके किसी परफॉर्मेंस पर तालियों की गड़गड़ाहट होती है, तो वो बिल्कुल कलाकार, उसके लिए वही है, वही खाना है, वही भोजन है, वही उसका प्रोटीन है, वही पोटास है।
दूसरा, कलाकार के अंदर जो एक रस खुद उत्पन्न होता है किसी कैरेक्टर को करके, जब उसको जीता है, उसकी जर्नी को जीता, उसको लगता है यार मैं ही हूँ ये, इसको मैं गढ़ रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो उसमें उतना ही मजा जैसे एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने में मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको, चाहे वो माइथो हो, चाहे वो आपका क्राइम सीरीज हो, चाहे वो कॉमेडी हो, 9 रस जो हैं और जो भाव हैं, उन सारे भाव रसों से मिलकर जब भी आप कोई भी चीज गढ़ेंगे, उसमें आपको मजा ही आएगा। अब जब मैंने प्ले वगैरह भी जब किए थे थिएटर में, मैं जब था, तो मैंने वहां पे हर तरह के प्ले किए, प्रगतिवादी प्ले भी किए। मैं अगर बेला मेरी जान जैसा प्ले किया है जॉन स्टीनबैक का, तो मैंने मध्यम व्यायोग भी किया है। तो हम लोग तो ऐसे हैं कि हमारे भरत मुनि जी भी पढ़ाए जाते हैं, स्टेनिस्लावस्की भी पढ़ते हैं, हम लोग ब्रेख्त भी पढ़ते हैं, हम मॉलियर को भी पढ़ते हैं, हम चेखव की दुनिया भी देखते हैं। तो जब हमें सारे, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे वो मोहन राकेश हो, तो हमें जब रस हर जगह मिलता है, तो डेफिनेटली हम कोई भी कैरेक्टर करेंगे तो मुझे रस मिलेगा। और जब मैं रस पाऊंगा तो यकीनी तौर पे मैं कोशिश करूंगा कि दर्शक को मजा आए, उस कैरेक्टर को इतना सजीव करूं कि लोग उसको एंजॉय करें, उसको पसंद करें, उसको देखें, सराहें हमारे काम को। नहीं, मुझे भी लगता है कि एक समय ओपननेस, अलग अलग रोल्स को ट्राई करने की एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण विधा होती है। और शायद कभी आपसे मेरी पास में बातचीत हुई तो मैंने मेंशन किया था इरफान खान के बारे में। उन्होंने अपने एक आध इंटरव्यूज में स्ट्रांगली बोला है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा नया रोल ट्राई करूँ ताकि मैं टाइप कास्ट ना हूँ और मुझे सीखने को भी मिले। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ग्रोथ और लर्निंग के लिए इंसान को ये 9 रस जो है, और ये जो अलग अलग एक्टिंग टेक्निक्स है, चाहे माइजनर हो चाहे चेखव हो, हर तरह से अपने आप को एक बार ढाल के देखना चाहिए। हो सकता है उसको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पता चले, लेकिन हमें भी उस किरदार, उस एक्टर के अलग अलग शेड्स पता लगते हैं। तो डेफिनेटली मुझे बिल्कुल लगता सही, है बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि चूंकि आप ही इंस्ट्रूमेंट हैं, आप कलाकार हैं, आप ही इंस्ट्रूमेंट हैं, तो होता क्या है मोस्टली कि सपोज अब आपके अंदर कोई भाव बहुत ज्यादा भरा हुआ है। जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे बहुत सारे कलाकार दोस्त हैं, उसमें किसी में एंगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, या कोई बहुत लाउड है अपने नॉर्मल लाइफ में भी, ऐसा नहीं कि एक्टिंग में, वो नॉर्मल लाइफ में भी लाउड है। जैसे मैं हूँ, मेरे बॉडी लैंग्वेज में बहुत यूज करता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ रंगकर्म करते थे, उनकी बॉडी बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही मूव नहीं करती, वो अपनी बात को बिल्कुल सीधे सपाट होकर कह सकते हैं। मुझे वो करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं उस कैरेक्टर में कर सकता हूँ, लेकिन खुद रियल लाइफ में नहीं कर सकता। तो वैसे ही मोस्टली मैं ये कहता हूँ कि जैसे मान सपोज कि आपके अंदर करुणा बहुत है, आपको जरा सी किसी बात पे रोना आ जाता है, तो लोग को क्या लगता है कि यार किसी फिल्म में मैंने एक्टिंग की और मैं बहुत अच्छा रो दिया, तो पहले तो आपका लालच जाग उठता है कि लोगों ने बड़ी तारीफ की तो मैं ऐसे ही रोल करता रहूं, ताकि इसमें तो मैं सिक्योर हो गया कि इसमें मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, और मैं इसी तरह रोल करते हुए धीरे धीरे अपनी जिंदगी, कि अगर आप जिंदगी में रोज आगे बढ़ रहे हैं, रोज आप नई चीजें सीख रहे हैं, रोज आपके जिंदगी में एक साल बदल रहा है, आपके खुद बॉडी में, फिजिक में भी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, आप धीरे धीरे समय के साथ बूढ़े भी हो रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो आप कभी टाइप कास्ट हो ही नहीं सकते। वजह क्या हो रही है कि आप कहीं जाके एक ऐसी जगह पे फंस रहे हैं जहां पे आप कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं वहां घुस गए हैं। और इंडस्ट्री में भी एक समस्या है गौरव जी की, इंडस्ट्री भी क्या करती है, वो चाहती है कि जैसे सपोज आप जैसा दिखे तो सर वैसा ही कर दीजिए, इसे कहते हैं रेडीमेड बाजार। पर इसमें इंडस्ट्री का भी दोष पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर किसी मार्केट में लोग रेडीमेड चीजें ढूंढ रहे हैं। हमारा काम यह है कि हम ये दिखाएंगे नहीं सर मेरे पास रेडीमेड आपको चाहिए मिलेगा, पर मेरे पास और भी क्वालिटी है, या बहुत सारे और भी वेरिएशन है। मैं अब आपसे कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं जो आपके फैंस हैं, और काफी कुछ उनमें से काफी लोग हमारे थिएटर ग्रुप में भी हैं। तो मैं एक एक करके उनके प्रश्न आपके सामने रखूंगा। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्वेश्चन है वरुण चौहान का। हेलो सर, दिस इज़ वरुण चौहान फ्रॉम बैंगलोर। सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सीज़न 2 में एक बार मास्टर जी की फ़ोटो तो दिखा देना कि मतलब आखिर कौन थे वो महान इंसान। वरुण जी, मैं तो उसमें बतौर कलाकार काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो ये बात है, कोशिश करूंगा कि मैं उनके राइटर तक पहुंचाऊं कि भाई ये लोग डिमांड कर रहे हैं दिखाया जाए, पर मुझे लगता है कि शायद ही वो दिखाएं, क्योंकि वजह वही है कि खौफ का कोई चेहरा नहीं होता। और देखिए आज आप उनको इसीलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपने उनको देखा नहीं,
वो कैरेक्टर आपको याद रह गया, वरना एक पूरे पाताल लोक में अगर आप देखें तो दुनलिया कैरेक्टर जो मास्टर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके सीन बहुत कम है। तो ऐसे समय पे कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि भले वो 2 सीन में हो या 3 सीन में हो या जिक्र उसका कम हो, पर उसका खौफ बना रहे। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे राइटर डायरेक्टर सभी लोग सफल हैं अपने जो उन्होंने सोचा था उसमें, पर फिर भी आपकी जो बात है हम उन तक पहुंचा देंगे। मुझे ये चीज बताइए, पाताल लोक इतना हिट हुआ, आप लोग जी। वेट नहीं कर रहे लॉकडाउन ओवर और पार्टी हो एक बड़ी सी? देखिए पार्टी तो अभी अनुष्का जी ने उस पे ऑनलाइन सबको इकट्ठा करके ऐसे ही हुल्लड़ मचाया था, किया था। मिस तो कर रहे हैं हम लोग। मैं रिव्यूज सुन रहा हूँ, क्योंकि आपने मिक्स्ड इमोशंस और ऑडियंस फीडबैक की बात की, तो इतना तो मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे कि लोग काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं पाताल लोक से। और कई जगह मेरे अलग अलग दोस्तों के ग्रुप में लोगों ने रिकमेंड किया है, किसी ने पूछा कि भाई आज शुक्रवार है, संडे है, मैं क्या देखूं, तो लोगों ने जो कि हॉलीवुड देखते हैं उन्होंने भी रिकमेंड किया कि आप बिल्कुल सही है। सुदीप शर्मा जी जो इसके राइटर हैं, जो रचयिता हैं, इसके शो रनर भी रहे हैं, वो उनकी आप कोई भी देखिए, चाहे एनएस10 देखिए, चाहे सुनचरैया देखिए, उनकी लेखनी में कमाल है। मैं आज भी मैंने सुनचरैया की है उनकी फिल्म, और वो स्क्रिप्ट आज भी देखिए मेरे मतलब कि घर पे सामने ही रखी रहती है। मैं कभी उसको अंदर नहीं कि अच्छा फिल्म खत्म हो गई अंदर कर दूं, क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट है कि आप कहीं से भी पलट के उसको पढ़ सकते हैं। इतनी कमाल की स्क्रिप्ट है, बहुत सोलफुल है, और वो ऐसा ही लिखते हैं। इसमें भी था, और इसमें अविनाश अरुण जी जो है कमाल के डायरेक्टर हैं, और वो बहुत ही अच्छे डीओपी भी हैं। मसान फिल्म के डीओपी थे, और उन्होंने खुद एक किला फिल्म बनाई थी बच्चों की, बहुत प्यारी और अवार्ड विनिंग फिल्म थी। और तो जो टीम थी, और प्रोसित राय वो भी बहुत अच्छे परी जैसी फिल्म बनाने वाले, और यहाँ पे आकर एकदम से, जबकि बंगाली बेल्ट से आते हैं और हिंदी में बहुत अच्छी कमांड नहीं है उनकी, बट कमाल का उनका, मैं मानूंगा कि जो डायरेक्शन है कमाल का है। तो टीम ही बहुत प्यारी थी, और जयदीप अलाव तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, और जो उन्होंने कास्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, कास्टिंग भी ने बहुत अच्छी कास्टिंग की। तो कुल मिला के जो सारी चीजों का एक इकट्ठा हो जाना पाताल लोक में, वो इसको बहुत मतलब स्पेशल बना देता है, और आप लोग का प्यार जैसे प्रोसेनजीत ने जी ने परी बनाई थी, और ये जो फिल्म लिखी है सुदीप शर्मा, पहले तो पूछना चाहूंगा सुदीप शर्मा जी किस बेल्ट से आते हैं? क्या वो यूपी से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सुदीप शर्मा जी राजस्थान के हैं, राजस्थान से आते हैं, और बहुत ही एक सेंसिबल इंसान है, और साथ में सुनते बहुत है। उनका लिसनिंग का जो कहते हैं ना कि एक तो घूमे बहुत है वो, और उनकी लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, जो उनकी लेखनी में बहुत मदद करती है। वो जैसे आपसे बात कर रहे होंगे तो आप क्या बोल रहे हैं, सुन रहे होंगे, और उन चीजों को निकाल के वो रख देते हैं। और एक आपने बुंदेलखंड वाली बात बोली, बुंदेलखंडी डायलेक्ट और हरियाणवी डायलेक्ट काफी यूज हुआ है, तो क्या इसके लिए आप लोग डायलेक्ट एक्सपर्ट आते हैं, वो चेंज करते हैं डायलॉग को, कि राइटर ही लिखता है उस भाषा में डायलॉग? नहीं, मोस्टली अगर राइटर उसमें कंफर्टेबल है तो लिखता है। जैसे इसमें सुदीप जी ने यूज किया, जैसे हार्दिक मेहता जी भी आपको दिखेंगे, इसमें नाम होगा, और एक और राइटर में उनका नाम भूल रहा है, वो भी है। तो जैसे पंजाब के डायलॉग जो लिखवाने थे, तो वो उन्होंने पंजाबी उनको यूज किया पंजाबी डायलॉग के लिए। बुंदेली जो डायलॉग है उसके लिए तो सुदीप भाई ही अपने आप में माहिर है, कमाल है वो, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। सही बात। तो अगर जैसे डायरेक्टर साहब की मैं बात कर रहा था प्रोसेनजीत जी को, वो तो बांग्ला मीडियम से हैं, तो वो भी जी जी तो ऐसे डायरेक्टर जो कि अलग लैंग्वेज से हैं, वो जी सेट्स जी। पे कैसे हैंडल करते हैं? मतलब वो लोग कई बार सोचते, उनके सामने चैलेंज नहीं आता कि यार ये तो दूसरी लैंग्वेज या डायलेक्ट में बोल रहा है, पता नहीं सही डिलीवरी इसने दी नहीं दी, बुंदेलखंडी या पंजाबी में, तो वो चीज कैसे वहां पे आके बैठती है? हमारे हमारे इस शूटिंग में वो प्लस पॉइंट हो गया। देखिए सुदीप जी तो वहां पे हमेशा मौजूद थे, आपके पूरे सेट पे सुदीप जी रहे, चाहे अविनाश जी डायरेक्ट करें, चाहे प्रोसित जी डायरेक्ट करें, सुदीप शर्मा जी हमेशा रहे, क्योंकि शो रनर थे तो उनको रहना ही रहना है सेट पे। और वो राइटर थे तो उनको हर चीज वो देखते थे, वो मॉनिटर पे सुनते थे कि सब सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। पर प्रोसित भाई का इतना ज्यादा फ्लुएंट ना होना हिंदी में इसलिए काम आ रहा था कि एक वो आदमी जिसको इस ये डायलॉग न समझ पा रहा हो, वो इस आदमी को कैसे देख रहा है, तो जो वो कहना चाह रहे हैं, जो वो सीन कहना चाह रहा है, वो सीन में वो बात निकल के आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। मतलब हम परफॉर्म तो कर रहे हैं,
पर हमारे परफॉर्मेंस से वो बात एक गैर हिंदी भाषी या जो बुंदेली नहीं जानता है, वो भी उस बात को समझता है या नहीं समझता है। और ऐसे टाइम पे वही बात होती है ना कि सिनेमा का कोई रीजन नहीं होता है कि ये इस क्षेत्र का है। हम ईरानी सिनेमा भी देखकर उससे कनेक्ट कर जाते हैं, जबकि हमें ईरानी नहीं आती है। हम फ्रेंच सिनेमा भी देख लेते हैं। तो वजह यही कि सिनेमा अपने आप एक भाषा लेकर चलता है, जो भाषा आपके दिल से जुड़ जाती है, जो आप उस सीन को देख के उस इमोशन को पकड़ लेते हैं। तो इसमें तो मतलब राइटर का भी काफी बड़ा योगदान रहता है इवन ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द मूवी या मेकिंग ऑफ द। डेफिनेटली रहता है, क्योंकि क्या है कि देखिए, जब स्क्रिप्ट जब कागज पे लिखी गई है तो आपके जहन में बहुत कुछ चल रहा है। जब उसको हम पर्दे पे उतारने जा रहे हैं तो वहां पे सिचुएशन, हालात पे बहुत कुछ बदल जाता है। सपोज मान लीजिए एक पुलिस, आपने एक सीन लिखा कि पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर एक मुजरिम को, मतलब जो पकड़ के आया है चोर, उसकी पिटाई कर रहा है। आपने सीन डाल दिया। अब हम पहुंचे और हमें पता चला कि आपने तो सोचा एक लॉकअप होगा, लॉकअप में ऐसे जाएगा, वो उसको मारेगा। अब वहां पहुंचे, पता चला लाइट ही नहीं है ठीक से, या प्रॉपर हमारी लाइट वहां नहीं पहुंच पा रही है, या समय बहुत कम बचा है, दिन निकलने वाला, और ये इस आर्टिस्ट की डेट नहीं है। अब अचानक से आपने चेंज किया, नहीं यार ये यहाँ पे टॉर्चर न करके बाथरूम में इसको मारेगा। तो वहां पे राइटर की बहुत जरूरत है कि यार अगर मैं बाथरूम में ले जाऊं तो क्या इसके डायलॉग चेंज होंगे, क्योंकि क्या वो उसके मुंह पे पानी फेंकेगा, या पानी फेंकने बजाय वो टेरर कैसे, जो टेरर उसको बनाना वो कैसे बने। तो वो सारी चीजें एकदम से बहुत कुछ बदल जाता है। अब जैसे अगर आप अपने इसमें देखेंगे, एक डायलॉग है, अगर आपने नोटिस किया होगा, उसमें ये हाथीराम उस पे ऑटो वाले के उस पे बैठ के जा रहा है और बहुत तेज चला, तो कहता है कि अगर इसकी साइलेंसर लगवा लेता तो क्या तेरे हवाई जहाज की स्पीड कम हो जाती। इस तरह का एक डायलॉग है। वो डायलॉग एक्चुअली में वही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जब जब ऑटो आया तो हमें आदत है मुंबई के ऑटो की, जब हम वहां के ऑटो को देखा तो वो आवाज करती है, वो बहुत साउंड करती है वहां की। वो डीजल पे चलाते हैं, उस डीजल में भी मिट्टी का तेल मिला देते हैं अपना वो निकालने के लिए एवरेज। तो वो आवाज इतनी ज्यादा करती है कि अब आपके डायलॉग और उसमें आपको कुछ तो बोलेगा। इरिटेट हो रहा है जो दिल्ली से आया बंदा है, तो कुछ तो बोलेगा। तो ये एक राइटर सोच सकता है, एक एक्टर सोच सकता है जो सिचुएशन में। तो राइटर का तो काम आप बिल्कुल डेफिनेटली वो रहेगा ही रहेगा वो। और राइटर तो वहीं तक नहीं सर, डबिंग अगर करते हैं आप तो डबिंग तक रहेगा। अगर आपने कुछ एडिट कर दिया तो भी राइटर का काम है कि दोस्त वो सीन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जो हम कहना चाहते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, या कहीं कुछ लंबा तो नहीं हो रहा है। तो वो डेफिनेटली वो तो बिल्कुल रहना ही है, हमको निश्चित है। ओके ओके। अच्छा जी। अच्छा, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ कि वो ये है कि ये क्वेश्चन विक्रांत का है। Hello, this is Vikrant, and my question is, how do you define the degree of your emotion? Means you're reacting to a dialogue, and whatever you have planned inside, the degree of your reaction which you will be given to a dialogue, is that coming in the same way? कमाल के एक्टर होंगे, क्योंकि इनका क्वेश्चन ही बता रहा है, जिससे समझ में आता है कि बहुत डिटेलिंग से काम करते होंगे, एक हार्ड जॉब की तरह। बेसिकली बहुत अच्छा सवाल है विक्रांत। इसमें मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि जैसे आपको अगर जैसे आप चाय बना रहे हैं और चाय बनाते वक्त आपके बॉडी में जैसे आपको महसूस होता है कि आज बड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप उस दिन चाय अपने आप ऑटोमेटिक, आपको पता है कि इसमें 2 चम्मच ही चीनी जाती है, लेकिन आप 2.5 चम्मच कर देते हैं, इसलिए क्योंकि आज आपका मूड वैसा है। अगर आपने सुबह से बहुत मीठा खाया तो आप हो सकता है 1.5 चम्मच करते हैं। आप डिसाइड करते हैं तुरंत के सिचुएशन पे, और उस समय आपके बॉडी में जो बॉडी रिएक्ट कर रही है उसके ऊपर। ऐसे ही एक्टिंग में भी ऐसे टाइम पे आपका को एक्टर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो किस पोजीशन पे है, किस तरह से बात कर रहा है, उसके और आपके बीच में पॉलिटिक्स कैसी है, मतलब केमिस्ट्री किस तरह की है, वो आपसे ऊंचे पद पे है, नीचे है, आपका भाई है, बाप है, उसमें फर्क होगा। तो वहां पे डिग्री ऑफ इमोशन है, वो आपके उसी चीज से आप कन्वे करेंगे, उससे रिलेट करके ही कन्वे करेंगे। दूसरी चीज कि अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं कि इस सीन में मैं कितना पहले से ही एंगर लेके, मान लो कोई एंगर वाला सीन है तो कितना एंगर लेके चलूं, तो उसके लिए फिर आपकी बैक स्टोरी बहुत काम आती है, उसके लिए पीछे का सीन बहुत काम आता है। जैसे सपोज कि आप घर पे आ रहे हैं और घर पे आप आए और आपका बीवी से सुबह झगड़ा हुआ है और आप घर पे आने वाले हैं, और जैसे ही घर में आप घुसेंगे आपको पता है कि कुछ वाइफ बोलेगी और आज अगर ये बोली मैं उठा के उसको एक थप्पड़ धर दूंगा। तो यहाँ पे ये है कि आपने उस गुस्से को जो सुबह आप लेकर गए थे, उस गुस्से को आपने 10 घंटे बाहर रह के भी पाला, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि चाय जैसे उबलती है या पानी उबलता है, वैसे आपका गुस्सा उबल रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका जो गुस्सा है वो 100% एंगर में रहेगा। पर जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं
और अचानक से आपको मान लीजिए घंटी बजाने से पहले आपके घर में से खुशबू आ रही है उस हलवे की जो आपको बहुत पसंद है, अब वो हलवा बन रहा है और उसकी खुशबू आ रही है अंदर से, तो ऑटोमेटिक आपका टेम्परामेंट डाउन होगा। तो अगर कैमरा लगा और आप सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हो तो आप तो 100% गुस्सा लेकर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए सीन ऐसा है कि वो हलवा बना रही है तो आप डाउन होंगे। अब ये तो सीन में लिखा हुआ है कि हलवा देखकर वो थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू कर लेता है, पर डिग्री यहाँ पे आप तय करेंगे कि आपको हलवा वास्तव में डिग्री कम करने देगा या नहीं देगा। इसके इसके वजह ये होगी पीछे कि आप तुरंत उस पर रियलाइज करेंगे कि वाइफ ने हलवा बनाया तो क्यों बनाया। तो जब आप अपने आप में खुद बहुत सारे क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं तो आपका डिग्री जो है अपने आप डिसाइड होता चला जाता है। तो ये इस पे सारा काम करता है कि जब आप उस सिचुएशन को फील करें, आपका को एक्टर किस तरह से कर रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए दरवाजा खुला और वाइफ मुस्कुराते हुए आई, तो आप कितना भी गुस्सा हो आपके चेहरे पे हो, लेकिन आपकी डिग्री उतरते हुए दिखना शुरू हो जाएगी। तो मैं ऐसे सिचुएशन में ये बड़ा ही टेक्निकल हो जाता है, और आर्टिस्ट अगर इतना टेक्निकल होगा तो इमोशन इतने अच्छे से नहीं आ पाएंगे, बहुत ही फिर मैकेनिकल टाइप की एक्टिंग होने लगेगी। तो मैं अपना जो तजुर्बा है या जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया उससे मैं ये बोलूंगा कि ऐसे टाइम पे आप उस सिचुएशन के साथ बह जाइए। अगर आप उस सिचुएशन में घुस गए हैं तो डिग्री ऑफ इमोशन ये सारा कुछ आपके अंदर खुद हो रहा होगा, क्योंकि ये हमारे साथ होता है। हम अगर सो के उठते तो हमें नहीं पता तो हमारी आंखें कितनी खुलनी चाहिए, तुरंत हमें दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, हम बह रहे होते हैं। तो वैसे ही बह जाओ, सीन के साथ बह जाओगे, डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। नकली करोगे तो वो लगेगा कि हाँ डिग्री हम डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सही बात है, तो बहुत टेक्निकल हो जाता है। और स्टैनिस्लैवस्की मेथड जो है उसमें भी कुछ ऐसे ही बोला गया है कि आप उसको डी-लेयरिंग करें या फिर जो अपना हाँ प्रैक्टिस हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मेथड एक्टिंग को लोग बहुत लोग काफी बुरा मानते हैं, पर ये मानता हूँ कि जब शुरुआत कर रहे हो आप अभिनय की, तो उस वक्त पे मेथड एक्टिंग बहुत काम आती है। मैंने खुद ये महसूस किया। इसकी वजह ये है आप बहुत माहिर नहीं हुए होते हैं। एक कारपेंटर है जो पिछले 30 साल से वो कारपेंटरी का काम कर रहा है, उसके हाथ भले वो हाथ कमजोर हो गए हों, पर उसकी जो बारीकी है वो एक नया कारपेंटर नहीं पकड़ पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि वो जितना ज्यादा उस माहौल में रहे, वो जितना उसको महसूस करे। तो मेथड बहुत काम आता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि आप जब उसमें रहते हो तो आपका डिग्री ऑफ इमोशंस और ये जितनी चीजें हैं, या मेरा सुर कैसा होगा, मैं बात कैसे करूं, मैं बेस से करूं या बहुत तीखे बात करूं, बहुत सारी चीजें जो बहुत ही टेक्निकल है उनसे आप बच जाते हो, क्योंकि आप उनको महसूस करना शुरू कर देते हो। और ये धीरे धीरे अगर आपके प्रैक्टिस में आ जाए तो आप उसमें से इमोशन निकाल सकते हो कि यार मुझे ऐसे टाइम पे इस तरह से इसको पोर्ट्रे करना है। ये चीजें होती हैं। राइट। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा और ये प्रश्न है प्रवीण का। हेलो श्रीधर, सबसे पहले तो पातालों की कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अपार्ट फ्रॉम ये जो NSD, FTII या ऐसी जगहों से प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं, ऑब्वियसली उन्हें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब के पैरेलल में थिएटर करते हैं, या उनकी डिग्री अलग है, बीटेक या कुछ भी ऐसा किया हुआ है, और जॉब चल रही है, एक मिडिल क्लास से आते हैं, उनके लिए सैलरी भी ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल करने के लिए, अगर मुंबई आके स्ट्रगल करना हो, आप ऐसे लोगों को भी वहाँ पे जानते होंगे मुंबई में, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देंगे, मतलब हाउ शुड दे प्रोसीड? मैं ये मानता हूँ कि आप तभी इस प्रोफेशन में आए, आप पहले तो ये डिसाइड कर लें कि आपको इस प्रोफेशन में आना क्यों है। अगर आप शौकिया तौर पे आना चाहते हैं कि यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ये भी कर लूँ क्योंकि ये पार्ट है, इसमें मैं दिख जाऊंगा, तो उसमें ग्लैमर से आप प्रभावित होकर आ रहे हैं, सिर्फ दिखने के लिए आ रहे हैं, तो दोस्त मैं कहूंगा कि फिर आप इसमें आने के बजाय आप थिएटर कर सकते हैं, या फिर आप आजकल तो लोग वीडियो बना रहे हैं छोटे छोटे, आप उस तरह से करके काम करिए। इसको फिर आप अपना प्रोफेशन मत बनाइए, इसको आप एंजॉय तक ही रखिए। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि दोस्त ये पेशेंस बहुत चेक करती है, और आपको बहुत जिम्मेदारी मुक्त होना पड़ेगा। तो उसको वो आप ही समझ पाएंगे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपके ऊपर अपनी खुद की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस तरह के सक्षम हैं, किस तरह से, वो बहुत जरूरी होगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके अंदर बहुत जुनून है और आप वास्तव में इसमें काम करना चाहते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि यार FTI नहीं किया, NSD नहीं किया, तो यहाँ से कोर्स कर लो, वहां से कोर्स कर लो, तो ही आप एक्टिंग कर पाएंगे। मैं इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि
एक्टर कहीं भी जाकर सिर्फ पॉलिश होता है, एक्टर खुद अंदर से होता है, गॉड गिफ्टेड होता है और अंदर ही अंदर उसकी जो बॉडी जो सेंसेस है वो काम करती है आम आदमी की तरह ही और धीरे धीरे वो डेवलप कर जाती है, स्किल्स डेवलप कर जाती है और आप करते हो उसको। पॉलिश करने के लिए आप इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज वास्तव में एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि आप अगर मतलब सरवाइव करने के लिए आपके पास अगर कोई काम है और आप उसके साथ कर रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को जाने कि हम वास्तव में क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप बने या ना बने, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, आपको कभी दुख नहीं होगा और आप इसमें बढ़िया एंजॉय करेंगे, मजे लेंगे, जीवन जिएंगे। तो जिस दिन आपको अंदर से ये वाली घंटी बजे कि नहीं दोस्त मुझे यही करना है, तो ही आप आइए, वरना मत आइए प्लीज। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि फुली आपको कन्विंस होना बहुत जरूरी है जी कदम बढ़ाने के लिए। अदरवाइज अगर आप कहीं ना कहीं एक अंदर एक झिझक है या संकोच है तो वो चीज आपको रास्ते में आएगी। श्रीधर जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और जी मैं ये पूछना चाहता हूँ आप ये प्रश्न स्वाति का है। This is Swati here, and my question for you is I know we all face such days when we are very low and we don't want to shoot that day, but still we have to do it. So, what is your mantra on those days? यही कलाकार को मतलब कहते हैं कि यही एक वरदान प्राप्त है गौरव जी। स्वाति को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप भले कितना ही लो फील कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने कैरेक्टर में होते, जब आप अपना गेटअप लेते हैं और जब आप वैनिटी से बाहर निकल रहे हो या फिर जब आप सेट पे पहुंचते हैं, आपको देख रहे हैं, मतलब वहां पे जो 450-500 लोग मौजूद हैं हर फील्ड के, कोई लाइट बॉय है, कोई स्पॉट में है, कोई टेक्नीशियन है, कोई कैमरा के पीछे है, तो वो सब लोग आपके लिए हैं वहां पर, उस सीन के लिए जो सीन वहां पे होने वाला है। तो वो अचानक से अपने आप ही एक ऊर्जा आ जाती है जिसमें आप जो है आपको ध्यान नहीं रहता कि आपका मूड कैसा था, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर आप बीमार हैं, ये सब आपको पता ही नहीं चलता, आप उसमें बह जाते हैं। यही एक कलाकार को वरदान प्राप्त है। हमें क्या ध्यान देना है गौरव जी, हकीकत में इसका उल्टा ध्यान देना है कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा चल रहा हो और वो अगर उस सीन में यूज हो सकता है, अगर कहीं आसपास ही है, तो आप उस एनर्जी को यूज कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां पहुंचे और आप एकदम से एनर्जेटिक हो गए क्योंकि आपने देखा माहौल बहुत अच्छा है और इस तरह का, लेकिन आपका कैरेक्टर अगर डल वाला है और आप वास्तव में जीवन में लो चल रहे हैं तो आप उसको यूज कर लें। और अगर ऐसा है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और बहुत एनर्जेटिक आपको कोई सीन करना और आपने किया, तो भाई प्लीज उसके बाद प्रिकॉशन में डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हम अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा थका देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा होती नहीं है, हम किसी और ऊर्जा से वहां काम कर रहे होते हैं। तो प्लीज वहां पे आपको उल्टा करना है, आपको अपनी बॉडी को चेक करना है, बाकायदा डाइट वगैरह देखते रहना है कि कहीं ऐसा नहीं कि हम काम के चक्कर में हम अपने आप पर ध्यान ही दिए। तो इससे मैं अपने उससे कह रहा हूँ गौरव जी कि इस तरह के केस में ये ज्यादा होता है, ना कि आपका वो वाला काम करे कि यार मैं लो फील कर रहा था इसलिए सीन में जान नहीं डाल पाया, ऐसा होता ही नहीं है। यही तो वरदान और परिवार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है कि परिवार में शादी और आप भूल गए, आपको याद नहीं, किसी का बर्थडे आप भूल गए क्योंकि आप अपने ही सीन में मगन है, आप खोए हुए हैं। कोई वैनिटी में आके आपका वेट कर रहा है, आपने उसको बोला मैं 10 मिनट में आता हूँ और आपने सीन किया। और गौरव जी कभी कभी होता है आप सेट पे चेयर डालकर बैठ गए, आप भूल गए कि वैनिटी में कोई वेट कर रहा है, जब तक कोई आके बताए ना आप इतना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। सही बात, एक्टर्स को एक फाइन बैलेंस रखना पड़ता है कि उनकी पर्सनल लाइफ की चीजें हावी ना हो, लेकिन वो उनको एनर्जी दें वो करने की, और एट द सेम टाइम और एट द सेम टाइम वो अपनी बॉडी अपनी 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 अगर आप एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कहीं कहीं पे ये नुकसान हो जाता है कि आप मान लीजिए कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं जो बहुत ही वायलेंट है और बहुत ही बदतमीज है, तो ये होता है कि आपकी रियल लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। अगर आप बहुत काम वाला कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं, बहुत ही शांति प्रिय हैं, तो आप रियल लाइफ में भी हो जाए। जैसे मोहित रैना मेरा दोस्त है, मतलब उनको मैं जानता हूँ, मोहित भाई का यही है, वो महादेव कैरेक्टर करते थे, वो रियल लाइफ में बहुत शांत हो गए, उनको मजा आने लगा, क्योंकि आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे जिस मूड में काम कर रहे हो, मूड आप पे हावी हो जाता है ना। तो ये एक वजह होती है।
ये बहुत काफी, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि चलो शांत हो गए तो ठीक है, पर कहीं उग्र वाला रोल है तो आप रियल लाइफ में उग्र ना हो जाए। वो चीजें ध्यान देनी होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन जसलीन का है। हाय श्रीधर सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कभी हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए एक्ट करने के लिए जो हमने कभी रियल लाइफ में देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उस केस में कैसे एक्ट करना है और अपने इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे करना है? जसलीन जी, पहली चीज ये है कि हम अभिनय करते कैसे हैं। अभिनय करने के लिए हम जिन जिन चीजों को यूज करते हैं, जो 5 पढ़ाए लिखे हैं, आंगिक हो गया, वाचिक हो गया, सात्विक हो गया, तो इन चीजों में जो सबसे 2 मेन है वो है आंगिक और वाचिक, जो हम बोलते हैं और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जिसपे डांस फॉर्म भी सब जिसपे सारे डांस फॉर्म उसी पे काम करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर आपने किसी कैरेक्टर को देखा है तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है उसको मतलब उसकी स्किल्स निकालना या उसके बारे में होमवर्क करना बहुत इजी हो जाता है कि यार इसके बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी या कुछ ऐसा होगा। आप किसी कैरेक्टर को लेके उसको ऑब्जर्व करते हैं और हकीकत में आप उसी को जीने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपने ऐसी कोई कैरेक्टर को देखा नहीं है या ऐसी किसी सिचुएशन को आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो वहां पे आपके लिए बेनिफिट भी हो जाता है कि आप जो करेंगे वो बिल्कुल ताजा होगा आपके माइंड से। हो सकता है किसी और ने वो देखा हो सकता है किसी और ने उससे भी बड़ा विभत्स देखा हो या उससे थोड़ा हल्का देखा हो, तो वो आदमी भले आपसे कनेक्ट कर जाएगा क्योंकि वो आपका अपना बिलीव होगा। जब तक आपका बिलीव नहीं होगा आप कन्विक्शन नहीं ला पाएंगे, और कन्विक्शन नहीं लाएंगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। 3 बहुत बड़ी चीज है। तो बिलीव पे ही आदमी चलता है। जैसे छोटे बच्चे से सीखे, एक छोटा बच्चा है जो आप घर पे आए, उसने कहा कि मुझे ढूंढो, आप उससे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और वो बच्चा जाता है और एक टब लेता है और टब के नीचे से बैठ जाता है। अब ये उसका बिलीव है कि मैं इस टब के नीचे नहीं दिख रहा हूं क्योंकि उसने आड़ कर लिया। तो ये उसके बिलीव में है और आपको लगने लगता है यार मैं, आपको उसके एलिमेंट को ध्यान देना है। आपके पास उनको कहने के लिए, उनके डायलॉग बोलने के लिए आपके पास आपके शब्द हैं आज जो राइटर ने लिख कर दे दिया है। आपकी बॉडी यही है, यानी कि वायुदेव ऐसे ही दिखेंगे। अब उन्होंने आपको कपड़े पहना दिए, जो आहार है जो हम लोग बोलते हैं 5 जो तरीके, तो उसमें आपने कपड़े उनके पहन लिए, जो वस्त्र वगैरह मिल गए, तो अब वायुदेव ऐसा कुछ दिखेंगे। आपको बाल दे दिया गया। अब यहाँ पे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में लेकर आना है कि यार ये वायुदेव है तो ये जल देव से अलग कैसे दिखेगा, इंद्रदेव से अलग कैसे दिखेगा। इतने देवी देवता है, इसमें वायुदेव क्या करता होगा। जब आप ये क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो एलिमेंट पता चलेंगे आप, और जो व्यक्ति जिस चीज का राजा है तो वो चीज उसके अंदर ज्यादा होगी। मान लो सपोज एक हलवाई है, हलवाई की दुकान पर अगर हलवाई बैठा है तो जाहिर सी बात है वो स्मेल से बता देगा कि मिठाई बासी है या ताजा है। उसे दूध में उंगली डाल के बता देगा कि दूध कितना गाढ़ा है या पानीदार है। तो वैसे अगर आप वायुदेव हैं तो आपको वायु के एलिमेंट ज्यादा पता होंगे। तो जब आप उनको अपने एक्टिंग में, अपने बॉडी लैंग्वेज उसको यूज करना शुरू करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि वास्तव में हमारा कैरेक्टर कुछ अलग सा बन रहा है, बड़ा डिफरेंट सा बन रहा है। और ये कैरेक्टर अपने आप में वो जो मैं हूँ उससे कुछ अलग है, तो वही आपको करना होता है और ऑटोमेटिक वो चीज आपको दिखना शुरू हो जाती है। तो मेरा ये मानना है। आई थिंक ये पर्टिकुलर टेक्निक आई थिंक बिल्कुल काम करेगी कि हमने ऑब्जर्व कितना किया है उस चीज को, और ऑब्जर्व करने के बाद भी हम अपने कन्विक्शन से कैसे उस चीज को पोर्ट्रे करते हैं, तब आई थिंक वो चीज बहुत ही अच्छे से निकल। अगले क्वेश्चन जो है वो सिद्धार्थ का है। Hello, I'm Siddharth. My question is how to play such characters with utmost conviction when we don't want to play that character. We don't believe in that character or we don't find it interesting. हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ऐसा होता है, बहुत बहुत केसेस में होता है। सपोज आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि आप वेजिटेरियन है और आपका कैरेक्टर नॉन वेजिटेरियन है। अब उसको एक निहारी एक डिश आती है, उसकी बड़ाई करनी है, क्या यार वो मटन का पाया क्या बना था, कमाल था यार, मतलब मुंह में पानी आ जा रहा। आप चूंकि फील जब अंदर से कर रहे तो आपको मोटे मोटे वो हड्डियां दिख रही हैं और आप बहुत ही प्योर वेजिटेरियन है और आपने नॉनवेज कभी खाया ही नहीं, तो अब आपको वो फील ही नहीं आ रहा, वो मुंह में पानी नहीं आ रहा, आप नकली कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत केसेस में होता है कि आप नहीं कर पाते। पर मैं यहाँ पे ये चीज मानता हूँ कि यहाँ पे आपको काम आता है उस कैरेक्टर का जो कैरेक्टराइजेशन है उसके ऊपर काम करना। जैसे सपोज कोई भी कैरेक्टर, ये आप जान लीजिए कि पूरी तरह से ऐसा होता ही नहीं कि उसमें कोई चीज आपको ना पसंद आए।
जैसे मान लीजिए एक बात कहते हैं कि आपको रोल मिला है एक व्यक्ति का जो बहुत ही गंदा आदमी, साइको किलर है वो, और वो मर्डर करता है और उसको उसमें आनंद आता है। अब आपको बड़ी नफरत है ऐसे कैरेक्टर से, सारा साइको है, किलर है, इस तरह का वो व्यक्ति दिख रहा है, मैं कैसे इसको करूं। पर जब आप उसके कैरेक्टराइजेशन पे जाएंगे तो आपको लगेगा उसका अपना एक नजरिया है, जिस नजरिए से उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ। मतलब वो अपना एक उसने कॉन्सेप्ट फिट कर लिया है अपने माइंड में। जैसे कहते हैं पागल भी अगर कोई है तो उसने एक कॉन्सेप्ट फिट कर लिया, उसको दुनिया पागल लगती है, वो सही लगता है। तो अब वो साइको किलर है लेकिन उसको उसमें मजा आता है, उसने ये ढूंढ लिया कि नहीं यार ये जो है मैं जिनको मारता हूँ ये गंदगी है समाज की, इन्होंने समाज को गंदा कर रखा है, ये करते हैं वो करते, उसने अपने कुछ लॉजिक बना लिया। आपको लॉजिक से प्यार करना, जैसे मैं उदाहरण तौर पे बहुत हिट फिल्म है शोले, शोले में गब्बर है। अब गब्बर बड़ा मुस्कुराता हुआ आदमी है, फर्स्ट टाइम उससे पहले विलन जो है जल्दी मुस्कुराते नहीं थे, वो आदमी बड़ा मुस्कुराता हुआ आया। क्यों आया क्यों आया? क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं मुझे इतनी बड़ी बेल्ट दे दी गई है, दाढ़ी है, अजीब सा गंदा सा दिखता हूँ, और मुझे इतना बड़ा वो दिया गया है, मैं पत्थरों पे टहल रहा हूँ, तो मुझे खुद बहुत पैसा बनाने की कोशिश की है, तो मैं थोड़ा सा उसमें ह्यूमन डाल दूं। और ह्यूमन क्या है, ह्यूमन मुस्कुराता है, किसी को भी देख के मुस्कुरा देता है, नए लोगों को देख के खासकर मुस्कुराता है, और वही वही करता है। तो आपको उस कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, पर वो कैरेक्टर वास्तव में गंदा है। तो ये एक कन्विक्शन आपको खुद लाना होगा इस कैरेक्टर के प्लस माइनस जोड़ के, और वो आप खुद ही करना होगा, और डेफिनेटली आपको प्यार होगा, क्योंकि कोई भी आदमी पूरी तरह से अच्छा नहीं और पूरी तरह से बुरा नहीं, मेरा ये मानना है। सही बात है, आई एग्री। कई बार कन्विक्शन को डेवलप करना पड़ता है, और कन्विक्शन को डेवलप करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो उससे पॉजिटिव निकालना ही होता है ताकि कन्विक्शन आए उसमें। बिल्कुल। I agree। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन है प्रिया का। Hello, sir. How do you keep yourself occupied nowadays, especially these days when lockdown is there? Do you read something new or enhance your skill set? Please share with us. बहुत सही सवाल है। हकीकत में ये है कि जब हम लोग काम करते होते थे तो छुट्टियों की वो ख्वाहिश होती थी कि यार थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो थोड़े कुछ घर के बचे खुचे काम कर लिया जाए, कुछ अपनी चीजें पड़ी हुई वो कर लिया जाए, किताबें हम खरीदते चले जाते हैं, उसको इकट्ठा करते चले जाते हैं कि यार ये बुक भी हमारे पास होनी चाहिए कलेक्शन में, और पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अब मेरा सवाल तो मैं कई चीजें मुझसे भी छूट गई थी, जैसे बहुत सारे प्ले के दौरान में बहुत सारे ऐसे प्लेस थे जो मैं खुद उसका पार्ट नहीं बन पाया, बट मैंने वो कभी देखा है, किसी को मतलब उसका मैंने मंचन देखा है, तो वो इतना अच्छा लगा कि मैं उसकी स्क्रिप्ट ले आया कि मैं इसको पढ़ूंगा, मैं अपने तरीके से इसको कैसे इनहेल करता हूँ, किस तरह से इस कैरेक्टर पे काम करता हूँ, वो सब करूंगा। वो पड़ी रह गई, कभी मौका ही नहीं मिला। कुछ एक चीजें लिख रहा था वो भी ऐसी पड़ी रह गई, कुछ चीजों में छूट गया, जैसे लैंग्वेज बहुत सारी आपको फिल्में मिलती चली जाती हैं, और अगर एक जैसी मिल रही है, एक जैसी जॉनर की मिल रही है, तो आपके लैंग्वेज पे आप काम करना बंद कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैं अभी मराठी पे थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, मराठी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वजह यह है कि आप बहुत जगहों पे चीजें आपको समय नहीं मिलता, आप नहीं कर पाते, तो ये सबसे अच्छा समय, सुनहरा समय है। जी, आई थिंक वाकई में हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये जो वक्त मिला है हम कैसे रिफ्लेक्ट बैक कर सकें, ताकि आने वाले टाइम के लिए हम प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें, और शायद हमें कोई अफसोस ना हो कि ये चीज़ मिस हो गई। तो अब मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा आज का जो ऑडियंस का है वो, और ये क्वेश्चन आकांक्षा का है। Hello sir, this is Akansha from Bangalore. My question is, who is your inspiration and why? दोस्त आकांक्षा प्रेरणा मेरी बदलती रहती है, और हर बार अलग अलग प्रेरणाएं हमें आती रहती है। मेरा बहुत कोई आइडिया इस तरह नहीं है, पर मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी भंडारागार निगम में बहुत ही छोटी सी मामूली सी जॉब पर थे, और बहुत ही किसान परिवार से आते थे, तो बहुत जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है उन्होंने, और अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए जितना कुछ उनसे हो सकता था उन्होंने किया है। और उनके अंदर कुछ चीजें थी जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं इतनी दुनिया घूमने के बाद भी लोगों में नहीं देख पाता हूँ। पहली बात ये कि जिस तरह के परिवार से थे, जिस तरह की एक मध्यम वर्गीय परिवार से, उनकी सोच कभी मध्यम वर्गीय नहीं रही, बहुत ही ऊंचे ख्याल के, बहुत ही ओपन माइंडेड और जिद्दी,
मतलब मैंने हमेशा जिद को बुरा माना है, बुरा समझा है, लोग जिद को बहुत बुरा मानते हैं। उनका जिद ऐसा कि वो आपको उससे प्यार हो जाए कि किसी चीज को उन्होंने ठान लिया तो करेंगे। अब चूंकि वो शख्सियत बहुत ही बेमिसाल थे, तो उसमें क्या था कि उनकी जिद भी बहुत कमाल की थी, अनुशासन उनके अंदर बहुत था, और किसी भी काम को करने कर्मठता जो कहते हैं वो बहुत उनके अंदर कूट कूट के भरा था, बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू। तो मेरे अंदर जो भी है उनका बहुत कुछ है, और बड़ा ही इंस्पायर करते थे बचपन से ही। मैं उनको बहुत देखता था, मुझे हमेशा लगता था मेरे नाक पापा जैसी हो जाए, मेरी बहुत ही अच्छी बॉडी, उनकी पर्सनालिटी मेरी ऐसी हो जाए। उतना ईश्वर ने दिया नहीं मुझे, पर वो बहुत इंस्पायर करते थे। फिर इंस्पिरेशन ये मेरे साथ चलती रहती है, ये मेरी रूहानी इंस्पिरेशन है। और अपनी फिल्म लाइन में जैसे मुझे जो कलाकार हैं बहुत अच्छे, चाहे इरफान भाई हों, अभी वो नहीं रहे पर उनकी कला हमेशा रहेगी, मनोज बाजपेयी साहब हों, रघुवीर दादा हों, ये लोग कलाकारी में मुझे अपने इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते रहे। और आप अगर देखें तो आपको हर जगह इंस्पिरेशन मिलेगी। आकांक्षा, मैं इसलिए बात कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कि मैंने इसको अपना इंस्पिरेशन बना लिया, इसके थ्रू बढ़ता जाऊँ, बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले एक वो देख रहा था वीडियो, तो उसमें देखा कि एक व्यक्ति है, अभी इस पे आजकल चूंकि व्हाट्सएप और फेसबुक आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं खाली बैठे हुए, तो उस पर वो ऐसे में स्क्रॉल कर रहा था, तो देखा एक अंधा बच्चा है, ब्लाइंड है, और कोई स्कूल में उसके प्रोग्राम था, तो वो मिमिक्री कर रहा था आर्टिस्ट की, नाना पाटेकर साहब की और लोग की कर रहा था 26 जनवरी के टाइम पे कुछ। तो वो इतनी अच्छी तरीके से कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसा सुना है कि जिनकी आंखें नहीं होती उनके कान बहुत तेज होते हैं, वो बहुत जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो शायद इसने ऑब्जर्व करके उन चीजों को मिमिक्री कर रहा है। मैं इस चीज से कन्विंस हो गया। पर मुझे इंस्पायर क्या की कि गौरव भाई, उनकी जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थे ना, वो ऐसा लग रहा था नाना पाटेकर बना तो नाना पाटेकर जैसे एक्सप्रेशन ला रहा है। मैं जो व्यक्ति देख ही नहीं सकता, जो व्यक्ति ने देखा ही नहीं कि वो कैसे दिखते होंगे, वो कैसे ला सकता है एक्सप्रेशन? इसका मतलब है कि कितना ज्यादा उसने डिटेलिंग में काम किया। नहीं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसी सेंसेस हैं जो बिना देखे, जो हम शब्द भेदी बाण की बात करते थे कि बिना देखे आप टारगेट को अपने हिट करते हैं, तो ऐसी चीजें जो हम कलाकार तो काम ही नहीं करते इस पे। हम तो चीजें देख के, अच्छा ये ऐसा होगा, इसका ये रंग, वो आदमी सुन के अगर आपके एक्सप्रेशन को कॉपी कर ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऑर्गन्स आपसे बहुत ज्यादा डेवलप है, तो आपको बहुत कुछ करना बाकी। तो मैं उससे इंस्पायर हो जाता हूँ, तो इसलिए मेरे इंस्पिरेशन हमेशा बदलते रहते हैं, तो मैं इस पे कभी रुक के नहीं कह सकते हाँ यही है और बस यही रहेंगे। आई एम श्योर आपका जैसे काम आप और करते रहेंगे, आप भी बहुत जल्दी बहुतों के, लाखों के, करोड़ों के इंस्पिरेशन बनेंगे। ऑलरेडी आप काफी अपने काम से और ये बात सही है, जर्नी है ये आर्टिस्ट की, तो उसको हर जर्नी के हर फेज में अलग अलग इंस्पिरेशन से एनर्जी लेनी चाहिए, काम से इनपुट्स लेने चाहिए, तो ताकि वो क्राफ्ट इम्प्रूव हो सके। मैं एग्री करता हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जैसे अभी मैं अगर बात करूँ गौरव जी, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ मेरे ग्रुप के लिए। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार बैंगलोर जैसी जगह पे, जहाँ पे इंग्लिश और कन्नड़ अपने आप में, हिंदी तो बहुत ही थर्ड लेवल की लैंग्वेज आ जाएगी वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली जो वहाँ पे यहाँ से गए भी है, माइग्रेट होके, या जो वहाँ पे है, तो वो लोग हैं जो IT हब में काम करने के लिए गए हैं, या जो भी वहाँ पे कंपनीज में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने गए हैं। तो वहां पे दो चीजें होना, एक तो हिंदी के लिए काम करना और थिएटर के लिए काम करना है, मतलब सैल्यूट है। के बारे में मैंने सुना, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और जैसे वहां पे लोग जुड़े हुए हैं जो एक्टिंग के लिए, और जो एक सेंसिबिलिटी है उनकी, और जो जानना चाहते हैं, उससे मुझे लगा कि ऐसी जगहों पे कि लोग कर रहे हैं। हमारे तो आसपास बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, फिर भी आप लोग। जाहिर सी बात है, आप सही कह रहे हैं। एंड शुक्रिया, आप हमारे काम को बहुत ही हमारे इनिशिएटिव को, हमारे इंटेंट को आपने सराहा, अप्रिसिएशन किया, और हमें भी बस अच्छा काम करने का मौका चाहिए। आप लोग को देख के हम लोग भी सीख रहे हैं, और कुछ छोटे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं ताकि हमको पूरे टाइम एक एनर्जी मिलती रहे, अपने आप में विश्वास कायम रहे, ये है। बाकी हमें भी इसकी कला से, आर्ट से उतना ही प्रेम है। हम समाइल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीधर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे समक्ष आज उपस्थित होके इंटरव्यू दिया और अपने थॉट्स शेयर किए। एंड मैं
काफ़ी यकीन से कह सकता हूँ कि हम आपके कामों से और आपके विचारों से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट और बडिंग एक्टर्स को इससे प्रेरणा मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी गौरव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। आपके माध्यम से मैं अपने रंगकर्मियों से और अपने कलाकार भाइयों से रूबरू हो पाऊँगा, उनसे अपनी कुछ बातें शेयर कर पाऊँगा और भविष्य में मैं यही कामना करता हूँ कि आपका जो इंद्रधनुष है वो बिल्कुल खिले और चारों दिशाओं में उसका नाम रोशन हो।